गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में नॉमेनक्लेचर सेंड किया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम। अब नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, आप अपनी बुक में भी देखना कि अगर हम किसी भी जाति जैसे पेड़ पौधे की जाति या जीव जंतु की अगर जाति होती है उसका अगर हम नामकरण करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसके लिए कुछ निर्देश होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। ये जो नियम होते हैं ये वैज्ञानिकों से संबंधित होते हैं, ये वैज्ञानिक नियम ही कहलाते हैं। वो तो जो अगर हम पेड़ पौधों का इन नियमों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं या नामकरण करते हैं तो वो कौन सी संस्था होती है जो ये करती है, वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको कि ICBN कहते हैं। वैसे ही यदि हम जंतुओं का नामकरण करते हैं तो जंतुओं का नामकरण जो संस्था करती है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं ICZN, है ना। वैसे ही अगर जीवाणु या विषाणुओं का नामकरण किया जाता है तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम किसी का नाम देते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, उसके लिए पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर होता है या पर्टिकुलर नामकरण होता है, जिसके की कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं या जिसके कुछ दिशा निर्देश है। मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। जो फर्स्ट इसका निर्देश होता है वो ये है कि अगर कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, अगर किसी भी जीव को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो जो पहला नाम होता है वो प्रजाति एवं जाति दो शब्दों का मिलकर बना होता है। मतलब कि पहला जो भाग होता है वो उसकी जाति का होता है ना। पहला जो होता है उसका भाग वंश का होता है, दूसरा जो भाग होता है वो होता है उसका जाति का, और अगर तीसरा एक और नाम है उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसकी उपजाति होगी। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी जीव या पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम अगर देखते हैं तो वो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है, उसका तरीका जो होता है लिखने का वो अलग होता है। तो वो इसलिए अलग होता है क्योंकि ये रूल है, ये गाइडलाइन है कि अगर वो नाम लिखे हैं तो वो या तो लैटिन वर्ड में होंगे या ग्रीक वर्ड में होंगे, है ना। फिर थर्ड जो है वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हमेशा थोड़े टेढ़े लिखे होते हैं, एकदम सीधे नहीं लिखे जाते हैं उनको। अगर कोई भी प्रजाति है अगर उसका नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, उसका नाम पूर्णतः संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप का मतलब ये है जैसे कि अगर उसमें कोई वैज्ञानिक का नाम लिखना है, जैसे आपको उदाहरण दिख रहा है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लीन, लीन जो है यहाँ पर इसके वैज्ञानिक का नाम है, पर वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर पूरा नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट में या संक्षिप्त में लिखा जाता है, क्योंकि लीन का मतलब होता है लीनियस, है ना। वैसे ही कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं उनके नाम, कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं उनके नाम जो होते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, और उसके बाद जो उसकी जाति होती है वो लिखी जाती है छोटे अक्षरों में। वैसे ही वैज्ञानिक नाम किसी भी प्रकार से विवादास्पद नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके पीछे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कभी भी वो नाम डबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ना ही वो नाम पहले कभी रखा गया है और ना ही वो बाद में रखा जाएगा। एक पेड़ पौधे की जाति का और एक व्यक्ति या फिर ऐसा कहा जाए कि जीव जंतु की जाति का एक ही नाम होना चाहिए, है ना। इसका नाम संक्षिप्त एवं उच्चारण में सरल होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हम उसका नाम ही नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारा ईजी होना चाहिए ताकि हम उसका नाम ले सकें। अगर वानस्पतिक नामकरण होता है या जंतु नाम वानस्पतिक नामकरण है तो वो जंतु नामकरण से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग किंगडम है, अलग अलग राज्य हैं, तो वो एक दूसरे से समानता नहीं रखना चाहिए। पादप में वंश एवं जाति के समान नाम मान्य नहीं होते हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसे नाम मान्य होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर प्लांट है तो प्लांट में दो नाम एक जैसे नहीं रखते हैं, है ना। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे इंडियन कोबरा, जो कोबरा होता है उसको बोलते हैं नाजा नाजा, है ना, दो बार आ गया नाजा नाजा। वैसे ही चूहे का नाम है रेटस रेटस, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हिरण का नाम होता है गजेला गजेला। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एनिमल्स में ये डबल नेम हो सकते हैं, पर जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह के डबल नेम नहीं होना चाहिए।
फिर आता है प्रजाति एवं जातीय नाम 3 अक्षरों से छोटा और 12 अक्षरों से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। यही गाइडलाइन यूज़ करके हम आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, आपके कम से कम 6 से 7 चैप्टर्स जो हैं वो इसी से ही संबंधित है, एक यूनिट पूरी इसी से ही संबंधित है। फिर आता है प्रत्येक वर्गीय समूह का केवल एक सही नाम होना चाहिए। जैसे कि वर्गीय समूह का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो पेड़ पौधे की कोई प्रजाति है। अब प्रजाति क्या हो गया, जैसे कि एल्गी हो गई, शैवाल हो गया, तो शैवाल में शैवाल ही उसका नाम आएगा, अन्य कोई नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होंगे, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, उसका नाम एक ही होना चाहिए। जैसे शैवाल है तो शैवाल ही होना चाहिए, उसके अंदर आ सकते हैं, जैसे भूरे शैवाल है, लाल शैवाल है ना, नीले शैवाल है, नील हरित शैवाल है, तो ऐसे हो सकते, पर शैवाल को शैवाल ही बोलेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रजाति जाति की संकल्पना एवं पदानुक्रम, उसका वर्गीकीय पदानुक्रम। अब वर्गीकीय पदानुक्रम का मतलब क्या हो गया, वर्गी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, पदानुक्रम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक के बाद एक हम उसको कैसे रखते हैं। क्योंकि अगर वर्गी की हम देखें तो हिरार्की जो होती है उसका मतलब ये होता है, ये जो है हमारे बायो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी भी जीव को अगर हम बांट रहे हैं तो उसकी जाति अलग हो सकती है, उसका गण अलग हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होती है चीज़ें। उसकी क्लास अलग होती है, उसका फाइलम मतलब उसका संघ अलग होता है, उसका राज्य अलग होता है। तो इस आधार पर हम उसको बांटते हैं। अगर हम इस आधार पर उसको बांटते हैं, इतनी तरीके से अगर हम उसको बांटते हैं इतनी तरीके से, तो उससे क्या होता है, उनको ढूंढना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे आगे का आप नहीं समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं कि वर्गीकीय पदानुक्रम में हम किस संकल्पना का उपयोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं अगर वो समान लक्षण रखते हैं तो उनको एक क्लास में रख देते हैं, अगर वो भिन्नता दर्शाते हैं तो उसको दूसरी क्लास में रख देते हैं। ये आपके साथ भी होता है, आपकी क्लास जिनके सिमिलर है उनको आप साथ में रखते हो, अपनी क्लास में बैठते हो साथ में, और अगर आपके सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर आप अलग हो जाते हो। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके आधार पर इन जीवों को हम अलग करते हैं। इनमें भी लक्षण आते हैं, ऐसा नहीं कि इनमें लक्षण नहीं आते। जैसे समान जाति के जो लक्षण होंगे वो समान जाति में आएंगे, अलग अलग जाति के जो लक्षण है वो अलग अलग जाति में आएंगे। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट जो है इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। फर्स्ट जो इसकी श्रेणी है वो है, यहाँ पे आप डायग्राम से देखो, फर्स्ट आता है इसका स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती है इसको मैं आपको समझाती हूँ। स्पीशीज़ मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी जीव या प्राणी या फिर पेड़ पौधे का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है जाति। इसको सबसे पहले किसने बताया था, जॉन रे ने बताया था। उन्हीं एक ही जनक से जो जन्मे हुए जीव होते हैं उनकी जाति समान होती है। एक ही जाति से जन्मे हुए जीव कैसे हो गए, जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, शेर का बच्चा लोमड़ी नहीं होती है या और कोई नहीं होता है। तो अगर उनमें लैंगिक जनन होता है तो वो उनमें लैंगिक जनन किससे होगा, समान जाति से होगा। समान जाति से जब लैंगिक जनन होता है तो समान ही संतति उत्पन्न होती है। तो जाति ऐसे जीवों का समूह है, मतलब वो क्या करते हैं अपनी जाति का समूह बना लेते, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। हाँ, उनकी कुछ उपजातियाँ हो सकती है ना। तो जाति का मतलब क्या हो गया, समान जीवों का समूह। या मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि जाति का मतलब क्या होता है। जाति का मतलब ये होता है कि समान जीवों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं जाति। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है वंश आता है। जाति सबसे छोटी इकाई है, उसके जस्ट बाद हम उपयोग करते हैं वंश का। ये आपको याद करना है, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जीवों को कैसे बांटते हैं। जाति से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है वंश। वंश का मतलब क्या होता है, यदि कोई जीव जब आवश्यक लक्षणों में समान होते हैं, जैसे कि कुछ जीव जो होते हैं वो आवश्यक लक्षणों में समान होते हैं। मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए बंदर है, बंदर की आपको बहुत सारी जातियाँ दिखती है, अलग अलग है, पर है क्या, वो बंदर है। ठीक है। ऐसे ही जैसे बरगद, पीपल, अंजीर में एक दूसरे के स्वभाव एवं पत्ती का आकार एवं गठन में भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसमें पुष्प, फल, बीज की रचना समान होती है। तो ये क्या है, तो पेड़ ही।
पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, समान होती, तो उसके आधार पर हम वंश को विभाजित करते हैं। फिर आता है उसकी कुल या फैमिली। कुल या फैमिली का मतलब क्या होता है, अनेक वंश जो समान लक्षणों से युक्त होते हैं। जैसे अलग अलग वंश होते हैं, मान लीजिए जैसे हम भी सरनेम में अलग हो सकते हैं, पर कुछ सिमिलरिटीज़ हमारी होती है कि ये हमारे परिचित हैं, ये हमसे संबंधित है। वैसे ही जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि कुल के वंशों में अधिकांश लक्षणों के मध्य प्राकृतिक सहसंबंध होते हैं। कुछ जो जीव, जैसे इसका एक मैंने उदाहरण आपको दिया था पहले भी, कि जैसे कैट है, कैट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आ सकती है उसमें, उसमें शेर भी आता है, छोटी बिल्ली भी आती है, बड़ी बिल्ली भी आती है, ये सब। पर छोटी बिल्ली को हम शेर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनमें दोनों में बहुत अंतर है वो कैट फैमिली के। क्योंकि अगर उनकी संरचना देखें तो संरचना समान होती है। ये दे रखा है इसमें जंतुओं में शेर, तेंदुआ, चीता, बिल्ली, जो दो वंशों के जैसे पैंथेरा है और फैलिस है के अंतर्गत आते हैं। बिल्ली जो है वो फैलिस में आती है, और पैंथेरा जो है टाइगर जो होता है या शेर जो होता है वो पैंथेरा में आता है। तो इनको एक ही कुल फैलिडी में रखा जाता है। इनका कुल क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है हम इसका गण देखते हैं। गण जो होता है वो इनके बाद आता है। पहले सबसे पहले जाति आती है, फिर वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर उसके बाद इसका गण आता है। गण क्या होता है, जैसे अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर कुल की संख्या जब बढ़ जाती, जो 2 से 4, 4 से 8, तो इनमें क्या होता है, समानता भी होती है कि स्कूल के लोग जो होते हैं वो हमारे समान ही हैं, मतलब हमसे समानता रखते हैं। तो यह वर्गीकरण का मुख्य भाग है, क्योंकि इसमें सफिक्स, एल्स, उदाहरण के लिए जैसे पेराटाइल्स, गण, इसके अंतर्गत ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी है ना, ये ब्रेसिकेसी क्या हो गई, इसका ऑर्डर हो गया। तो इसमें आप देखो लास्ट में CEAE लगता है, इसमें भी लग रहा है पेपेवरेसी है ना, कैपेरिडेसी। तो जहाँ पर CEAE लगता है वो उसका गण होता है। ठीक है, ये गण। फिर उसके बाद हम आते हैं वर्ग, उसकी क्लास पर। अनेक गणों के समान, जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ग्रुपिंग भी बढ़ रही है। आप देखो जैसे कि अनेक गणों के समान लक्षणों का अगर आधार होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। जैसे कि स्तनपोषी जीव मतलब कि मैमल। अब मैमल में क्या लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें बंदर भी आते हैं, शेर भी आते हैं और हम भी आते हैं। तो हमारे अंदर, बंदरों के अंदर और शेर के अंदर क्या लक्षण है, पहला लक्षण तो ये है कि उनमें भी 2 हाथ 2 पैर हैं, पूरे शरीर पे बाल होते हैं, वो भी अपने बच्चों का पोषण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे सिमिलर है, पर हम क्या हो गए, हम ज़्यादा डेवलप हो गए। तो इस आधार पर हम उनको क्या करते हैं, फिर बांटते हैं। जैसे कि किस वर्ग के अंतर्गत आते, प्राइमेटा और कार्निवोरा आदि में, आदि गणों में ये रखे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संघ या प्रभाग। अब संघ और प्रभाग जो है वो इन सबसे बड़ी यूनिट है ना, सबसे बड़ा स्तर होता है बांटने का। जैसे कि पादप संघ है ना के स्थान पर प्रभाग का उपयोग करते हैं, है ना। समानता के आधार पर जंतुओं में संघ, फाइलम एवं पादपों में प्रभाग। तो इसका एक मैं बता देती हूँ आपको। संघ का उपयोग जो होता है, संघ का उपयोग होता है जंतुओं में, और प्रभाग डिवीजन का उपयोग होता है पादपों में, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए जंतुओं में कॉर्डेटा संघ में 5 वर्ग रखे गए हैं। तो कॉर्डेटा संघ में क्यों आते हैं, अब देखो जंतु भी जो होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब ये होता है, कॉर्डेटा का मतलब ये होता है जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेटा का मतलब ये होता है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो इस आधार पर भी फिर जीवों को बांटते हैं। तो आप देखो इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जीव जो होते हैं, चाहे 2 पैर 2 हाथ अगर उनके हैं तो वो समान लक्षण दर्शा रहे हैं, पर इसके बाद भी हमको उनको बांटना पड़ता है, वो होता है संघ। फिर आता है जगत। चूँकि अगर देखें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे नेचर में 2 प्रकार के जगत काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है पादप जगत और जंतु जगत। ये जीवित है, जीवित जीवों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रभाग काम करते हैं, कौन कौन से जगत काम करते हैं, यहाँ पर 2 जगत काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंतु जगत और
पौधा जगत, ठीक है। तो जिसको कि हम प्लांटी में रखते हैं और एनिमल को हम एनिमेलिया में रखते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर पौधे हैं तो पौधों को हम रखते हैं प्लांटी में, और एनिमल है तो उसको रखते हैं हम एनिमेलिया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे कोई एनिमल है तो वो किस जगत में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनिमेलिया में आता है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि कोई प्लांट है तो वो प्लांट किस जगत में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्लांटी में आता है। तो ये वर्गीकरण की जो सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो होता है जगत, और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है जाति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं कि वर्गीकरण की सूक्ष्मतम इकाई क्या है या सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कहाँ से हमने इसको शुरू करा है वो आप देखना, हमने इसको जाति से शुरू करा है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जाति हो गई, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, जगत हो गई। तो यहाँ पर ये वर्गीकरण का आधार है जिसके आधार पर हम किसी भी जीव को या पेड़ पौधे को बांटते हैं। ये रूल्स हैं। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के साधन। वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के क्या साधन है, मतलब हम कौन कौन से टूल्स हैं जिनका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें हर्बेरियम, आप इसको पढ़ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जाकर हम जानकारी ले सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से संबंधित। जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो जीव जंतु है, जैसे जंगली जानवर कौन कौन से हम देखते ही जाके। आप गए होंगे कभी जूलॉजिकल पार्क में, तो वहाँ आप जाकर देखते ही हैं कि कौन कौन से जीव है रखे हैं वहाँ पर। जैसे हाइना है ना, डियर है, पैंथर है, क्रोकोडाइल है, ये सब आप देखते हो जाकर। तो यहाँ पर जाकर आपको जानकारी होती है जीवों के बारे में। वैसे ही आप हर्बेरियम है, हर्बेरियम में पेड़ पौधों की जानकारी होती है। इसको मैं और डिटेल्ड बताऊंगी आपको अलग अलग। पेड़ पौधों के, जो पेड़ पौधे पुराने थे जो लुप्त हो गए हैं उनके बारे में भी अगर हमको जानकारी लेना है तो हम वनस्पतिशाला या हर्बेरियम में जा सकते हैं। वैसे ही हम बॉटनिकल गार्डन जाते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली जो हर्बेरियम होते हैं वहाँ पर सूखी अवस्था में पौधे होते हैं, और जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में लगे होते हैं, मतलब हम नेचुरली उनको देख सकते हैं। और म्यूज़ियम जो होते हैं, जो पुरानी मिली हुई चीज़ें जो होती हैं या अस्थियाँ वगैरह, जैसे आपने देखा डायनासोर्स की जो बोन्स है वो मिली है, तो उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो आगे का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको हर्बेरियम के बारे में, बॉटनिकल गार्डन के बारे में, और म्यूज़ियम के बारे में, और जूलॉजिकल पार्क के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।